सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आने का सिलसिला जारी। जैसे जैसे जहाँ से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं हम आपके साथ वो टीवी स्क्रीन पर शेयर करते जा रहे हैं। तमाम एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, असद निज़ामी लाहौर से, डॉक्टर दानिश, एहतशाम साहब, लगारी साहब और शराजी साहब मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि आगे क्या होगा। तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ, बारी बारी शराजी साहब आप तक आती हूँ कि अब दो सिचुएशन सामने समझ आ रही है। एक तो हमने जो डिस्कस कर ली, जो मैं भी कह रही थी और आप भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार एक साथ, और एक ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ। अब मुझे ये समझ आती है कि पीपल्स पार्टी भी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ। आज़ाद उम्मीदवारों के पास ऑप्शन होगी कि नून लीग नहीं तो चलो पीपल्स पार्टी सही, बिलावल शायद एक्सेप्टेबल हो, नून लीग नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर एक पेज पर आते हैं, गो के आएंगे मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए, आपके मेरे वसीतर मुफाद के लिए। लेकिन इतनी खुलकर तनकीद होती रही, इलेक्शन कैंपेन में कहा कि आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते। किस तरह आएंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे, या ये फर्क नहीं पड़ता? पहले जस्टिफाई कैसे हुआ? हाँ, जब कहते जन्नत में भी साथ नहीं जा सकते। आपने देखिए दो ऑप्शन इस वक्त सामने हैं, या तो आज़ाद जो हैं, जो पीटीआई वाले हैं, वो तितर बितर होकर पीपल्स पार्टी में चले गए, पीएमएलएन में चले गए, कोई उधर चला गया। उसमें कौन, अगर पीपल्स पार्टी इतनी आज़ाद तोड़ लेती है कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर ले तो वो चली जाएगी, वो इस पोजीशन पे होगी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा ना करे। और पीएमएलएन अगर तोड़ लेती है तो वो इस पोजीशन पे होगी कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। लेकिन अगर हुकूमत इस बुनियाद पे बननी है दो ही तरीके से, या तो पीटीआई के आज़ाद अरकान पीएमएलएन के साथ जुड़ें या पीपल्स पार्टी के साथ, जिस पे आप भी मुत्तफिक हैं, मैं भी मुत्तफिक हूँ कि वो पीएमएलएन के साथ नहीं जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ बेहतरीन ऑप्शन पीपल्स पार्टी। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पीडीएम वाला हो जो पहले था कि जी पीपल्स पार्टी भी हो, एमक्यूएम। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, वो क्या? एमक्यूएम तकरीबन 16 सीट या 14 सीट के साथ जो है ना इस वक्त खड़ी होगी, जो नजर आ रहा है। तो उस वक्त ये है कि पीएमएलएन के लिए बड़ा मसला है कि अगर वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करती है तो एमक्यूएम ये कहती है कि हमारे 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जो मानेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर फर्ज कीजिए पीटीआई ये कह देती है कि हम तुम्हारे तीनों ही पॉइंट्स मानते हैं तो एमक्यूएम उधर चली जाती है। अगर नून लीग कहती है कि हम तो 3 पॉइंट्स आपके मानेंगे तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो पूरा का पूरा 3 पॉइंट। तो वहां पर क्या होगा? तो एमक्यूएम जारी बात है फिर नून लीग के साथ, फिर नून के साथ क्या नून एमक्यूएम को मिलाकर हुकूमत बना सकती है? तो यहाँ पर इतना इजी गेम नहीं है। मसला ये है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सर नून भी अगर एमक्यूएम को साथ मिलाती है, एमक्यूएम की कितनी सीट्स अभी आप बता रहे हैं? 13 तो कंफर्म हो गई है ना, तो फिर नून लीग की अभी तक कितनी सीट्स कंफर्म हुई हैं? तकरीबन उनकी 64 ठीक है, चलो आप 70 कर लें आगे जाके। 70 में अगर आप 14 ऐड कर दें तो कितनी बनती है? 84 बनती, 169 तो तभी नहीं बन रही, 170 आप नहीं हो सकता, 169 नहीं बन रही। लेकिन अगर 3 बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और आपके एमक्यूएम ये मिलती है तो फिर एमक्यूएम क्यों मिलेगी? सर मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब, देखिए एमक्यूएम इस इत्तेहाद में क्यों मिलेगी? ये आपने बड़ा अहम पॉइंट, आप क्योंकि कराची की सियासत को भी बेहतर समझते हैं, मैं फिर आप लोगों की तरफ भी आती हूँ। एमक्यूएम अब जिस तरह एमक्यूएम ने बड़ा खुलकर एक स्टैंस लिया और एमक्यूएम के तमाम धड़े एक पेज पर आए, और मैंने देखा कि पूरी कैंपेन, क्योंकि कराची के मसाइल एमक्यूएम हमेशा ही कहती रही कि मेयर भी हमारा था तो लाचार था, बेबस था। मुर्तज़ा वहाब साहब आते हैं तो बड़ी क्विक सर्विस, बारिश का पानी भी हटा दिया जाता है क्योंकि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट होती है। सिंध में जिसकी गवर्नमेंट होगी जारी बात है उसको सपोर्ट करेगा। एमक्यूएम बेबसी का रोना क्यों रहती थी? क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही सिंध में, तो एमक्यूएम की तो पूरी जंग ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ है ना। एमक्यूएम की तो पूरी सियासत अफसोस के साथ क्योंकि दफन हो जाएगी अगर फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते हैं। ऊपर से एक और भी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट दिया। और देखें मुस्तफा जो दोबारा एक उनका वो हुआ कमबैक, वो तो मुस्तफा कमाल ने कल उनसे सवाल जब किया गया कि आप किस जमात का साथ देंगे, क्या आज़ाद के साथ जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, पीएमएलएन के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये 3 पॉइंट्स है जो हमें इसका देगा हम इसके साथ। वो 3 पॉइंट्स पीएमएलएन के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो आज़ाद पीटीआई के लिए मुश्किल नहीं है, वो सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी क्योंकि हैं ही उनके खिलाफ। ठीक है, तो जी एहतशाम साहब आपका इस पर क्या तर्जीह? ये सवाल है कि लगारी साहब आपकी तरफ, शराजी साहब देखें, ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप कुछ समझे कि एमक्यूएम जो है ना वो जो बात कहती है अपनी बात पे टिक जाती है, तो माजरत के साथ ऐसा नहीं है।
अभी आप लेटेस्ट मिसाल देख लें, थोड़ा सा पहले की बात है, जब जोड़ तोड़ हो रहा था किसके साथ मिलके इलेक्शन लड़ना है, तो तय हो गया था कि PMLQ और MQM मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ जी, PMLN MQM। फिर इख्तलाफात पैदा हुए, इख्तलाफात इस हद तक पैदा हुए कि शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे कराची से, वो वापस आ गए। और फिर आपको ये भी पता है कि जिस वक्त उनको बताया जाता है कि किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना, वो खड़े हो जाते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनकी कोई डिमांड ऐसी है कि कोई उनको मीट नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि इस सारे मामले में जो आप पूछ रहे हैं होगा क्या। देखें, कंप्रोमाइज़ फार्मूला निकाला जाएगा, एक कंप्रोमाइज़ सोल्यूशन निकाला जाएगा जिसमें एक सो कॉल्ड विन विन सिचुएशन सबके लिए लाई जाएगी। और फोकस ये होगा कि तादियों को माइनस करके, अगरचे माइनस करना इतना आसान काम नहीं है। देखें ना, आइडियली तो आप देख लें कोई नज़रियाती हुकूमत तो किसी की नहीं रही। अब तो सिर्फ मफादात हैं, सियासत है, आपने अपने पॉइंट कैसे अचीव करने हैं। तो मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी PMLN बैठेंगे। और मुझे जरदारी साहब का, शिराजी हमारी जो खातून सहेली है, दोस्त है हमारी, उसकी अपना एक इंटरव्यू आपने देखा होगा पिछले दिनों जो हुआ है जरदारी साहब का, उसमें आसमा शिराजी का, उसमें उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो इतने सख्त बयान दे रहे हैं, और ये उन्होंने कहा छोड़ें, ये सियासी बयानबाजी है, आप आगे चलें। बड़ा वाज़े तौर पे है कि जरदारी साहब, आपको आगे चलते हुए ये भी नजर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी PMLN बैठेंगे और पार्टियां भी बैठेंगी, और आपके ये जो आज़ाद लोग हैं ये जाएंगे, थोड़े लोग जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ, कोई PML के साथ जाएगा, कोई इस्तेकाम पार्टी के साथ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई इतना अपसेट होगा। आखिरी बात, ठीक है, ये मैं आप मेरा जो जहन कहता है कि अगर कोई समझता है कि कोई आज़ाद जीतने वालों को कोई बड़ा रोल मिल जाएगा, ना वो अदालतों से मिलेगा, ना इलेक्शन कमीशन से मिलेगा, ना उनसे मिलेगा। आप समझ गए ना? ठीक है। लगारी साहब, आप पूरी सूरत हाल को कैसे एनालाइज करते हैं? अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी बैठती है तो वज़ीर आज़म फिर पीपल्स पार्टी से होगा, या फिर पीपल्स पार्टी के लिए नवाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल होंगे, या फिर छोटे भाई? असल सूरत हाल ये है कि जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में भी और जगहों पर भी, पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो कह रहा है कि नून लीग के साथ जाने से गुरेज किया जाए। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर का नुक्ता नज़र है। जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, तो जरदारी साहब प्रैक्टिकल प्लेयर हैं गेम के, वो सारी हकीकतें सामने रखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा कान के कच्चे हैं। तो वो जो है, ये किसकी बात कर रहे थे, दोबारा कहिएगा प्लीज। कान का कच्चा कौन है? आसिफ अली जरदारी। ये आप कह रहे हैं लगारी साहब? हाँ। तो वो जो है कान के कच्चे लेकिन जबान के पक्के। हाँ, जबान के पक्के, काम के पक्के। आसिफ अली जरदारी साहब कानों के कच्चे, आप ये कह रहे हैं? बेपनाह कच्चे। अच्छा, देखो मैं कैमरे के, ये वैसे बहुत से नाजरीन के लिए भी बड़ी हैरत की बात होगी। कैमरे के सामने हूँ, ऐसा नहीं है। और लेकिन वो कैलकुलेट करते हैं, और फिर कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ फ़ायदे में है, कौन सी चीज़ नुकसान में है। अच्छा, मेरे ख्याल में कि वो मजमूई फ़ायदा पार्टी का, सिस्टम का और अपने जो लोग हैं उनका ज़रूर सामने रखते हैं। तो देखना ये है कि क्या बतौर पार्टी ये कबूल किया जाएगा कि वो PMLN के साथ बैठकर हुकूमत बनाएं। अब जबकि ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ठीक है, जनाब शहबाज शरीफ साहब को, अब जबकि ठीक है, सॉरी माजरत के साथ मैं भी बात काट रही हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप सबकी इजाज़त से ज़रा उनसे बात। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फिज़ा बात कर रही हूँ। नासिर भाई, क्या अब मुलाकातें चल रही हैं? सुनने में आ रहा है कि जी पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं, आज़ाद उम्मीदवारों से भी बात हो सकती है और नून लीग से भी हो सकती है। चलो, आज़ाद वाली मुझे बात समझ आ रही है, नून लीग और आप लोग इकट्ठे बैठेंगे, ये समझ नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इशू ये है कि आप हमारी इंतहाई मोहतरम बहन भी हैं और आपको सारा इदराक भी है। अब ये लीडरशिप के फैसले होते हैं, फिर धीरे फैसले, हम तो कारकुन लोग हैं जी, हमें तो जो हुक्म करेंगे उस पर हमने अमल करना होता है। तो ये देखिए, सिचुएशन जो है उनका वक्त और हालात के मुताबिक फैसला किया जाता है। देखिए, इस वक्त सबसे अहम ये है कि तो हालात क्या तकाजा करते हैं, नासिर भाई ये भी जरा बता दें। जी देखिए, हालात यही तकाजा करते हैं कि अपनी जाती अना
और ज़ाती चीज़ों को छोड़ के वो चीज़ करनी चाहिए जो मुल्क के मफाद में हो, जिससे हम लोग अपने अवाम को सर्व कर सकें, जो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, बेरोजगारी, महंगाई और फिर दहशत गर्दी की जो लहर है, इसको फेस करें। इसमें अगर किसी को अपनी अना की कुर्बानी भी करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। अच्छा। और वो कोई ऐसी चीज ना हो। अच्छा, मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर दानिश साहब, एहतशाम साहब और सब बैठे हुए हैं, तो वो भी अगर कुछ पूछना चाहते। डॉक्टर दानिश साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। नासिर हुसैन साहब, एक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहरहाल एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। अभी मैंने खुर्शीद शाह को सुना था, इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये बात कही थी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ठीक है। अभी खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ इंशाअल्लाह। अब मसला यहाँ पर यह है कि क्या आप ऐसी किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? फिर वही बात आ जाती है जो आपने शुरू में कह दिया कि ये फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा या बड़ों का होगा, लेकिन थोड़ी सी राय आपकी ज़रूर लेना चाहता हूँ कि क्या किसी ऐसी मखलूत हुकूमत का बनेंगे जिसमें आप दोबारा या तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या किसी और जमात का वज़ीर आज़म कबूल कर लें? देखें, एक तो सबको सलाम, आप सब मेरे लिए बहुत सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं। मसला ये है डॉक्टर साहब के हालात और वाक़यात और फिर जो सिलसिले होते हैं, पॉलिटिकली तौर पर दरवाजे भी खुले रहते हैं और कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती। और अगर मुल्की मफादात के लिए कोई फैसला करना पड़ता है तो इसमें ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है। कोई इस नहज पे हम लोग नहीं पहुंचे हुए कि कोई इस तरह की सूरत हाल हो कि जी बिल्कुल ही बात नहीं हो सकती। बात हो सकती है, लेकिन हम जरूर इस बात पे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा हो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो। अगर इस बात पे इंडिपेंडेंट जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, पीटीआई से ही बात होती है या पीएमएलएन से बात होती है, तो हमारा यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारा। अच्छा नासिर भाई, देखें, इंडिपेंडेंट से अगर बात होती है तो हम तो यही बात कर रहे हैं, डॉक्टर दानिश भी बात कर रहे थे, हम सब लोग भी और मैं भी, कि शायद इंडिपेंडेंट के लिए पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन ऑप्शन होगी। नून लीग के साथ वो नहीं बैठना चाहेंगे पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल साहब ने कभी इतनी खुलकर तनकीद नहीं की। या अगर हम कह लें कि इंडिपेंडेंट के लिए आप लोग एक्सेप्टेबल होंगे किसी हद तक, नून लीग नहीं होगी। चले वो तो मान ले शायद कि आपके वजीर आजम हो, लेकिन नून लीग के साथ अगर आप बैठते हैं तो वो इतनी आसानी से मान जाएंगे कि वजीर आजम आपका हो? फिर आपके लिए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल कौन होगा? वजीर आजम उनका होता है, इसके चांसेस हैं? देखें, एक तो पहले ये जितने इंडिपेंडेंट हैं इनमें 11 या 12 के करीब वो हैं जो पीटीआई सपोर्टर नहीं थे। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी तो पहले उनके साथ होगी कि वो हमें ज्वाइन करें। और वो कितनी बड़ी तादाद में होंगे? ज्यादा, हाँ मतलब ज्यादा तो वही है ना जिनका भी फिगर 80 से ऊपर चला गया है, जो पीटीआई से थे। जी जी जी, पहले हम अपनी स्ट्रेंथ तो कर लेना। ठीक है ठीक है, पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी। ठीक है। और उसके बाद देखें, पीएमएलएन के पास कोई इतनी सिंपल मेजॉरिटी या इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है हमारे और उनके बीच में। जरूर कुछ है, लेकिन इतना कोई ज्यादा नहीं है। उसके बाद अगर हमारी तो यही शराइत होंगी, फिर दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने थोड़ी कुछ सीट ली हैं, हम उनको भी अप्रोच करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हमारे नंबर पीएमएलएन से बढ़े, हम और हमारे अलाइज जो। लगारी साहब, अच्छा इसमें शाह साहब एक चीज़ बताइए कि अब सियासत को आप समझते हैं, मुमकिनात का खेल कहा जाता है इसको। ठीक है, आप चाहेंगे कि आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी हों, प्रेसिडेंट भी हों, लेकिन अगर बदलते हुए हालात में अगर आप कहीं देखते हैं कि जी नंबर्स गेम में शायद आप फिट इन नहीं होते या आपको कोई कंप्रोमाइज़ फार्मूले की तरफ जाना पड़ता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगी कि फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे जो हालात बनते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन की तरफ से आता है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनको? देखिए, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये फैसला लीडरशिप का होगा, सीईसी फैसला करेगी। लेकिन अगर आप मेरी जाती राय लें, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, मेरी जाती राय ये है कि जो चेयरमैन साहब की जिस तरह हम लोग तकारीर सुनते रहे हैं या जो भी उनकी बात होती है कि मुल्क इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है और फिर हमारे अवाम बहुत ज्यादा अहम है जिनकी जो मुश्किलात में है। अगर उस पर कोई अच्छा फैसला होता है तो मिल बैठ के चलने में कोई हर्ज नहीं है,
कोई इतनी, देखें सियासी तौर पर मुखालफत होती है, हमारी जाती दुश्मनियां नहीं है कि कोई उस तक पहुंच जाए। ये वो जो जाती दुश्मनियों वाली बात, बदतमीजी वाली बात, इंतकामों वाली बात, ये पीपल्स पार्टी नहीं हमारा शेवा ना। बताएंगे कि सिंध में जो हुकूमत बननी है इसमें आप MQM के साथ ही मिलकर हुकूमत बनाएंगे? वैसे तो कंफर्टेबल पोजीशन आपकी अपनी है कि अपने तौर पे भी बना सकते हैं आप। जी बिल्कुल, हमें 130 का वो जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें 67 चाहिए होते हैं वैसे, सिंपल मेजॉरिटी है। हम तो इंशाल्लाह 90 के अराउंड 90 हमारी सीट्स हैं, और जो 3 या 4 जो आज़ाद हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को। ठीक है, तो लगारी बहुत साहब, कंफर्टेबल है। नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, आप कुछ पूछना चाहें? शाह साहब, बात ये है कि सियासी अमल में 2 तरह के इत्तेहादी हैं आपके साथ जो मुमकिना हो सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है PMLN है और एक PTI है। दोनों के साथ आपने हाउस में चले हैं और इसमें नहीं चले हैं अभी, आप हुकूमत में तो सिर्फ PMLN के साथ चलें। आपका क्या ख्याल है कि बहुत से मामलात में लचक आपके लिए किसके अंदर ज़्यादा होगी? कौन ज़्यादा बेलचक होगा, PTI या नवाज शरीफ में से? ये कैसे समझते हैं कि जनाब जब कोई बहुत अहम इश्यूज़ हों तो कौन सा फरीक जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर लचकदार आपके लिए होगा? देखिए, PMLN जो है उन्होंने सारी चीज़ें फेस की हैं ज़माने की। आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने उतार चढ़ाव देखा है, उरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है। और दूसरी तरफ जो PTI के दोस्त हैं हमारे, वो पहले उनको कभी इस तरह का सिलसिला नहीं रहा जो अभी उन्होंने कुछ अरसे से फेस किया है जो सूरत हाल। तो मैं तो समझता हूं कि वो भी काफी चीजें समझ गए होंगे और अब वो फैसले वो करेंगे जो समझदारी से करेंगे। पार्लियामेंट में जितना जबरदस्त इत्तेफाक राय आपका था PMLN के साथ, शायद किसी के साथ नहीं था। और भी वैसे ही था सर, नहीं था, लेकिन वो मार्कातुल्लाह स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब का आपको याद होगा जो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे कि वो PMLN के नहीं, वो पीपल्स पार्टी के। बाद में क्या कहा था ये भी तो आप देखिए। नहीं, हम तो पार्लियामेंट के हद तक की बात कर रहे हैं। जी देखिए, हम पीपल्स पार्टी कभी भी बदतमीजी, इंतहा पसंदी और इस तरह की बात को रोक नहीं देती। अगर कहीं लेकिन अगर तो फिर उनके साथ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर हम गवर्नमेंट में भी साथ थे तो नजीर साहब बड़े हैं मेरे, आपको याद होगा कि उस वक्त भी हमारी इलेक्शंस एक दूसरे के खिलाफ आजाद कश्मीर में हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन जीता था। वो बड़ा सख्त इलेक्शन था। तो सियासी साथ रहना और बात है, लेकिन हम अपना इख्तिलाफ राय भी रखते हैं। हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पोजीशन है, हमारा अपना मंशूर है और अपनी चीज तो हम करेंगे ना। सियासी तौर पर तो हर चीज की जा सकती है। भाई साहब, ये जाहिद शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच दे दी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और साथ साथ उन्होंने जो है वो एडवाइस भी किया शहबाज शरीफ साहब को कि आप लोगों से रब्ता करें, साथ साथ MQM से भी करें। तो उस सूरत में आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, तो कैसे ये पैचअप कैसे हो सकता है कि दोनों पार्टीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं? दूसरा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप पीपल्स पार्टी के पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है उनको देने के लिए कि आप उनकी सपोर्ट हासिल करें? मैं उन इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट का कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, न तो PMLN को शायद ज़रूरत पड़ेगी पंजाब में आपकी, और KP के अंदर उन आज़ाद को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बलूचिस्तान रह जाएगा या फिर आपकी सिंध में आपकी वैसे भी गवर्नमेंट बन सकती है। तो क्या अगर हम ऑफ़र करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो पीपल्स पार्टी क्या ऑफ़र करेगी? क्या आपके प्लान्स में शामिल होगा? देखें, जो आज़ाद हैं या जो PTI के लोग हैं वो प्रायोरिटी ज़रूर पीपल्स पार्टी को देंगे। PMLN की अगर उनको चॉइस दी जाए दोनों पार्टीज में से कि जी आप किसके साथ चलना चाहते हैं, तो मैं और आप सब समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को तरजीह देंगे। तो इस सिलसिले में तो हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। तो बाद की बात जो उनसे बात करनी है वो हम बैठ के उनसे बात की जा सकती है और वो हालात और कुछ समझते हैं
जो इस वक्त पीटीआई के जो भी लीडरशिप कह लें, गौहर साहब हैं या उनकी जो भी मशावरत बनती है, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि हालात इस वक्त जो हैं वो इस तरह के नहीं है कि जी वो प्राइम मिनिस्टरशिप की डिमांड करें। मैं एक शाह साहब, वो एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आपकी हिमायत करते हैं, और चूंकि पंजाब में PMLN और PTI के वो जो वोट्स हैं वो बराबर हैं, अगर वो पंजाब में कहें कि जी आप हमारे साथ ताउन करें और हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट लाते हैं, तो वो क्या पोजीशन रहेगी? क्या पंजाब में वो इधर पंजाब में उनको दे देंगे, इधर वजीर आजम ले लेंगे? जी इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जी हमारी प्रायोरिटी इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ये जो आपने रहेगा, बिलावल साहब होंगे उस सूरत में। जी ये तजवीज है, ये होगा, ये तजवीज चले, आप इसको प्रोस्पेक्ट कर लें। लेकिन अगर सर मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे लगता है कि आपको वजीर आजम आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने PTI से इत्तेहाद कर लिया तो नंबर ऑफ गेम आपके पूरे हो गए। नासिर भाई, मैं और डॉक्टर दानिश तो कल से कह रहे हैं कि हमें तो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम नजर आ रहा है, वो के बाकी हमसे इख्तिलाफ कर रहे हैं। अच्छा जी एहतशाम साहब, हो सकती है, ख्वाहिशें भी हो सकती हैं और जो चाहें हो सकती हैं, लेकिन शाह साहब ये क्या हुआ पंजाब में? आप देखें कि हमेशा हमने देखा पीपल्स पार्टी जब इख्तियार में आई है सेंटर में, तो वो पंजाब से बड़ी सपोर्ट के साथ आई है, चाहे लेट भुट्टो साहब हों, चाहे बीबी शहीद हों। क्या वजह है कि एक मुद्दत के बाद अगरचे एक एफर्ट किया गया बड़ा ज़बरदस्त, पंजाब में पीपल्स पार्टी को वो पिज़राई नहीं मिली, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी एक तो वजह ये EMS का सिस्टम रहा, और फिर उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे पास बहुत सारी जगहों के, इसी तरह दीगर लोगों के पास भी फॉर्म 45 हैं, जिनसे हमने आज हमारी जो काबिल एहतराम शहरी रहमान साहिबा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो भी हम जो भी प्रोसीजर होता है प्रॉपर उसको हम अडॉप्ट करेंगे, और जो भी कानूनी तौर पर आप देखिएगा कि हम वो अपील या जो भी है वो फाइल करेंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी को आपके इल्म में है कि बहुत ही तरीके से आउट रखा गया है। आप सब लोग को याद होगा कि 1988 में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद नेशनल असेंबली, इवन पंजाब में भी सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली की सीटें पीपल्स पार्टी के पास थी। लेकिन 2 दिन के बाद जो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था, तो उन्होंने, जाहिर है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वहां से दूर रखना था, उन्होंने प्रॉमिस नहीं दिया। ये मुमकिन ही नहीं है पॉलिटिकली कि जो वफाक में हुकूमत बनाए और प्रॉमिस में भी उसके MNA ज्यादा हों, वो प्रॉविंस की गवर्नमेंट ना बना सके। ठीक है, मतलब जो चलिए फिर अब आप ये देख रहे हैं कि अब आप वजीर आजम अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब को देख रहे हैं, और आपको इस बात का काफी हद तक यकीन है? जी बिल्कुल। अच्छा, असद निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असद, सॉरी, ये जरा सब लोग सवाल पूछ रहे थे। असद, आप भी अगर नासिर हुसैन शाह साहब से कुछ पूछना चाहें प्लीज। जी नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत बहुत आपको मुबारक और आपकी पार्टी को। सर ये पूछना था, ये जो वफाक में और मरकज़ में तो सारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, ज़रदारी साहब और बिलावल साहब मौजूद हैं लाहौर में, मुझे बताइएगा ज़रा सिंध की हद तक जो आपकी अक्सरियत है उसके बाद क्या प्रोग्राम है? आया जो पिछला सेटअप था, चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह साहब भी रहेंगे, आपका नाम भी आ रहा है बीच में, या आप इंफॉर्मेशन के उहदे में फिर से जाना चाहेंगे? तो सिंध का सेटअप आप कैसा देख रहे हैं आप? एक तो वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया सर, खैर मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे तो हमें आराम से किसी की वैसे ज़रूरत नहीं है कोलेशन की, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा मफामत की और उसके दरवाजे खुले रहते हैं। और मेरे कहने का मकसद है कि MQM या दीगर जो भी लोग हैं उनसे बात की जा सकती है। और सेटअप जो है तो मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मेरे सीनियर भी हैं, इस तरह और भी बहुत सारे हमारे सीनियर असेंबली में हैं। तो जो लीडरशिप का फैसला होगा, पीपल्स पार्टी का जितने भी MP हैं वो सब चीफ मिनिस्टर। अच्छा नासिर साहब, एक और सवाल, आपने मुराद अली शाह साहब का नाम लिया, तो उनके हवाले से तासुर ये कि पीपल्स पार्टी पे कितनी भी तनकीद हो, मुराद अली शाह साहब स्मार्टली तनकीद से बच जाते हैं, इसका राज क्या है, आप जानते हैं? नहीं, वो बहुत उन पर इतनी तनकीद नहीं होती।
नहीं ये अभी हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। जी मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं वो सैयद हैं और जाहिर है कि लोग सैयदों का एहतराम करते हैं, हम नासिर शाह का भी एहतराम करते हैं। और चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपका बहुत वक्त लिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब का ख्वाब फिर अधूरा रह जाएगा। लगारी साहब 2 सीटें उनके पास नहीं, मौलाना साहब इस दफा सदर बन जाए ना, आप क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से बन जाए हम। क्या हम जाकर मिन्नत करें उनकी? लगारी साहब मतलब उनका राइट नहीं है। एक और फैक्टर मैं आपको दे दूं यहाँ पर फिर अपनी तरफ से। जी देखिए हमजा भी जीते हुए हैं और शहबाज शरीफ भी जीते हुए हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीएमएलएन में एक बहुत बड़ा ग्रुप। आप मरियम और हमजा का कंपैरिजन करने जा रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि ये जीते हुए हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप है पीएमएलएन में जो ये चाहता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ना बने शहबाज शरीफ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से बहुत लोगों को पसंद है। देखिए फिजा उनकी बहुत सी खुसूसियात हैं। देखिए दूसरी बात ये, देखिए डॉक्टर दानिश, मैं इस बात से अग्रीड हूँ कि जिस तरह हम मुल्क के वसीतर मुफाद की बात करते हैं, बहुत से मामला ऐसे होते हैं आपको एक पेज पर आना होता है, आपको लचक दिखानी होती है, कई बार बेहतरी के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होती है। असल बात ये है कि आपको बहुत सी जगहों पे स्टबन नहीं होना होता। खैर लंबी डिबेट है, लंबी बहस है इस स्टेज पे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब मुझे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत सी जगहों पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करना अच्छी चीज है। अच्छे लगने की बात स्टबन होना कहीं ना कहीं गलत भी हो जाए, एक्सेप्टेबल भी है। फिजा देखिए स्टेज के अंदर अच्छी बात है, पार्टी के अंदर हमेशा ये जो हुआ है फैमिली के अंदर कि हमने बड़ी पोजीशन अपने पास रखनी है, शायद इस दफा वो ऑप्शन उनके पास नहीं है। एक दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब कभी भी सदर बनना नहीं चाहेंगे, ट्रुथलेस किस्म के वो सदर कौन होगा? चलिए अब तज्जिया दे दें, सदर कौन होगा, प्रेडिक्ट कर दें। सदर ट्रुथलेस नहीं बनना चाह रहे ना सर, उन्होंने कह दिया कि मैं तो कह दिया मखलूत हुकूमत में नहीं चाहता, प्राइम मिनिस्टर हूं ही नहीं, मुझे जो आप मुकम्मल ताकत देंगे सर। तो फिर प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। मरियम और हमजा का जिक्र हुआ था, असद निजामी साहब की तरफ चलते हैं जरा, फिर आप लोगों की तरफ आती हूँ। असद निजामी, मरियम और हमजा का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का भी किया जाता है। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आगे भी देखें अब क्या होने वाला है, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मरियम साहिबा, अगर मुझसे पूछा जाए, ये नहीं कि मैं खातून हूँ तो मरियम की तारीफ़ कर रही हूँ, अगर मैं मरियम साहिबा और हमजा का कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे मरियम में बहुत सी ऐसी खुसूसियात नज़र आती हैं जो आई एम रियली सॉरी टू से कि हमजा में नहीं नजर आती। मरियम ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक ठीक है मरियम नहीं, इसके अलावा देखिए नहीं मरियम क्राउड पुलर हैं, मरियम जब बात करती हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, मरियम की आवाज में एक एनर्जी है, स्टाइल है, एंथुसिज्म है। एक डिबेटर होता है ना, तो डिबेटर भी जब डिबेट करता है तो एनर्जेटिक वे में डिबेट करेगा, एंथुसिस्टिक होगा, उसके एक्सप्रेशन अच्छे होंगे, बॉडी लैंग्वेज साथ देगी तो लोग सुनते हैं, ज्यादा गौर से सुनते हैं। तो मरियम और हमजा का कंपैरिजन किया था तो बहुत सी चीज़ों में मरियम बाजी ले जाती, नंबर ले जाती, मेरिट पे बात कर रही हूँ। आपका तज्जिया क्या कहता है, जो भी डॉक्टर दानिश ने सवाल उठाए इस हवाले से ज़रा एनालाइज करें। जो जहाँ तक तो सीएम पंजाब की हद तक बात है तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे के बीच में है तो वो शहबाज शरीफ साहब को जाएगा। देखिए आज जो नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया जीत का 180H मॉडल टाउन से, उसके अंदर हमजा शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे वहाँ पे। ये भी एक क्लियर एक जाती है बात, हालांकि वो जीते हुए थे। आयामा साद रफीक साहब भी नहीं थे और वो हारे हुए थे, तो ऐसे नहीं था कि जी जो सिर्फ हारे में उनको नहीं बुलाया। अताल तार साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो तो अपनी जगह बात रही। तो सीएम पंजाब का मसला तो अभी तक टंगा हुआ है। अभी तो हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जी नवाज जो PMLN है वो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बना रही है। अगर ये मरला वो पार कर लेंगे तो फिर दूसरी बात के ऊपर आएंगे कि जी आया वो चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं। दूसरा नवाज शरीफ साहब की हद तक मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि कल के शो में अगर आप कल ये सवाल मुझसे पूछा जाता कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या फिर वो क्या करेंगे, तो मैं कहता जी नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्ट्री से कम कोई चीज़ नहीं लेंगे। आज के दिन सिचुएशन चेंज हो गई है। मैंने कल के शो में भी बात की थी, अगर नवाज शरीफ साहब को 2/3 ना मिले तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर उनको अब 2/3 तो नहीं मिल रही और इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो रही तो उन्होंने लचक तो इस तरह से दिखा दी अपनी स्पीच के अंदर, उन्होंने कह दिया जी कि हम एहतियात करेंगे। अगर उन्होंने एहतियात के ऊपर ही उन्होंने लचक दिखा दी है, आप 2/3 की बात करें, वो तो ख्वाब वाली बात हो गई ना। अब तो अभी तो मतलब मखलूत जी वही बिल्कुल सेम, अब भाई सादा मखलूत अगर कुछ तो नहीं वो समझ देखें नहीं आ रहा। देखिए ना 100 से ऊपर अगर तो वो वहाँ 2/3 भी नहीं है और अब एहतियात भी करना पड़ रहा है नून लीग को, तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत मुमकिन है कि क्यों ना नवाज शरीफ साहब कहें जी कि मैं अपनी रूट्स की तरफ जाता हूँ, मुझे ही चीफ मिनिस्टर बना दें आप पंजाब का।
इस किस्म की कुछ चीज कर लें। नहीं नहीं, मैं मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, मैं डिसएग्री करती हूँ। आप देखें, मेरी बात सुने एक मिनट, आप 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं और आप चौथी बार भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार थे। अब जो वोट की कहानी है आपके सामने आ गई, सदर तो शायद वो बन सकते, सीएम बनना तो डिमोशन हो जाएगी ना। करीब में पंजाब में बैठे डॉक्टर दानिश सीएम नहीं, वो सही कह रहे होंगे। असद निजामी मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ, मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ, मैं उनकी राय का एहतराम, अगर उन्होंने तंजिया बोला तो अलग बात है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बहुत अहम ओहदा है पंजाब, मुझे पता है। हाँ, वज़ीर आला पंजाब बहुत बड़ा ओहदा है, नो डाउट, बड़ा पावरफुल ओहदा है। पंजाब की सियासत तो डिसाइड करते वफाक में कौन हुकूमत बनाएगा, नो डाउट सर, आई टोटली एग्री। पंजाब का वज़ीर आला बड़ा पावरफुल होता है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ और हो सकता है वही हो जाए कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल तो उठा सकती हूँ ना। उनसे पूछे कि आप तंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूछे आप। अच्छा चले, ये एहतशाम साहब कह रहे हैं, आप तंजिया कह रहे थे, आप सही मैं बताता चलूं कि मैं बिल्कुल तंजिया नजरिए से उस तरह से नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इस वक्त की सिचुएशन है जो बोर्ड मेरे सामने उसमें देख रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, फिर मेरे ख्याल से सदर बन जाएंगे वो, मतलब मेरा ख्याल ये कहता है। क्योंकि डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब अगर आप मतलब सीएम पंजाब नो डाउट पावरफुल ओहदा होता है, नो डाउट, लेकिन सीएम पंजाब वो 80s में रह चुके हैं, उसके बाद फिर वो 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं। तो 3 बार एक बंदा वजीर आजम 90 में, 97 में, 2013 में आप वजीर आजम बने, उसके बाद आप 24 में जाके दोबारा सीएम बन जाएंगे, ये रिवर्स गियर होगा, रिवर्स गियर होगा। दुनिया में कहीं सुना है आपने कि 40 साल का एक वजीर आजम 40 साल से जो वजीर आजम का कैंडिडेट था वो आज भी है? कभी दुनिया में सुना है? किसी मुल्क में है? तो यहाँ तो है, तो क्यों नहीं रोशनी डालने तो दें। तो ये कि असद निजामी मुझे लगता है थोड़ा अनएक्सेप्टेबल उनके लिए होगा, आगे आप लोग सीनियर बेहतर बता सकते हैं। साहब के एहतराम के बावजूद, और हम उनके नुक्ता नज़र का एहतराम करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ खुद इस बात को कभी भी कंसीडर भी नहीं करेंगे, कबूल करना तो बिल्कुल दूसरी बात है, कभी इसके ऊपर गौर भी नहीं करेंगे, जबकि उनके पास 3 ऑप्शन तो सामने मौजूद है ना। हमजा भी एक ऑप्शन है, मरियम भी एक ऑप्शन है, और शहबाज शरीफ हालांकि वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो उनको क्यों नहीं लाए, खुद आने की बजाय उनको क्यों नहीं लाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये उनके सामने मौजूद होगा। और वज़ीर आज़म के लिए पहले तो उनकी कोशिश यही होगी कि वज़ीर आज़म बने, और उनकी ये कोशिश भी होगी कि पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके वज़ीर आज़म बने, ताकि बहुत आसानी से ये मामला खुशअसलूबी से निकाल दिया जाए। फिर होगा कि पंजाब गवर्नमेंट में क्या रोल बनता है किसी का, या क्या वो करते हैं, क्या वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर के मनसब की कुर्बानी जो 2 मरतबा पीपल्स पार्टी ने दी, आरिफ नकई के लिए और मंजूर भट्टू के लिए, और अक्सरियत होने के बावजूद उन्होंने अक़लियत के लोगों को बनवाया था, क्या इस तरह से नवाज शरीफ से ये तवक्को रखी जाएगी कि सैयद हसन मुर्तज़ा या कासिम गिलानी या किसी और को, जो अली हैदर को, इनमें से किसी को जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर मानने को तैयार हो जाएंगे, या अलीम खान को? अच्छा जरा अलीम खान तो पीपल्स पार्टी का गेम अलग है ना। अच्छा ये जरा सुन लें कि अब ये इंडिपेंडेंट जो है जी 98 को टच कर गए हैं। नहीं 100 से ऊपर, 100 हमारी चले, हमारी अभी आपका ये यहाँ तो 100 से ऊपर चलेगा। हाँ 100 भी चले 100 हो गए ना, 98 तो 100 हो गया, लेकिन 168 हमें हमारे जो जराए बता रहे हैं वो 98 आ गया, 97 अभी थोड़ी देर आप 98 देख लीजिएगा। और PMLN 67 पे पहुंच गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51, MQMG डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे थे 14 से ऊपर जा रही है, 15 हो गया जी। लेकिन इसमें 2 एक और एलिमेंट है ना जिनको देख लें, जो अभी लगारी साहब ने बात की ना, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से। देखिए बाज़ औक़ात आपके पास जिसको कहते हैं बहुत कुछ देने के लिए नहीं होता, और बाज़ औक़ात कुछ लेने के लिए कुछ नहीं होता, फिर आपको हैमर आउट करना पड़ता है बीच का रास्ता। ये एक बात, रास्ता क्या होता है? एक बीच का एक ज़हन में भी रखिएगा कि चाहे जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हैं, और चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, ये घोस्ट 804 नंबर कैदी का भी उनके दिमाग पे है कि भाई अगर हम लड़ते रहे तो वो फिर इसकी लड़ाई का फ़ायदा उसको होगा, और फिर इख्तलाफात हमने बहुत पैदा किए, तो फिर ये भी हो सकता है, हमारी तारीख यही बताती है कि आज जो बाहर है वो जेल में होता है, जेल वाला बाहर होता है। तो मेरा ख्याल है ये भी उनके दिमाग में पूरी तरह होगा। बाहर वाला अंदर भी होता है। हाँ बाहर वाला अंदर भी होता है। इसमें आपकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि अगर हो सकता है एक ऑप्शन जो इंडिपेंडेंट्स ये भी लेके आए कि भाई कैदी नंबर 804, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए।
क्या डील कराते हैं वो, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है ना कि अगर आपके 100 बंदे किसी को सपोर्ट करेंगे। देखिए पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में अच्छा, अब ये जो चीजें हो रही हैं उसमें ताकत का एक बहुत बड़ा अच्छा, मेरा एक अहम सवाल है, सबसे बड़ी वक्त की कमी है, एक अहम, आप पहले कंप्लीट करें फिर एक अहम सवाल आप सबसे। जी देखिए, ऑप्शंस तो हमारे ख्याल में जरदारी साहब भी हुकूमत करना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी करना चाहते हैं, और दोनों खानदान चाहेंगे। अब वो किस हद तक, और इसमें एक दूसरे की जरूरत भी चाहते हैं, जरूरत। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे शुरू सवाल का जवाब देना ही नहीं दिया, मैं क्या शिराजी साहब से शुरू चले, मैं शिराजी साहब नाराज, आपसे शुरू कर, आप प्लीज पहले कंप्लीट करें। बात मैं यही कर रहा था कि देखें इसमें अब जरूरतमंद कौन है और जरूरत किसको है। वैसे जरूरत तो सारे ही है, सारी जरूरतमंद लग रही है फिलहाल। पीपल्स पार्टी को सिंध में जरूरत नहीं है, देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में जरूरत नहीं है, लेकिन उसे मरकज में जरूरत है। पीएमएलएन चाह रहे हैं ना इस बार उस सिंध से बाहर निकल के पूरा विफाक में पीएमएलएन को मरकज में भी जरूरत है और पंजाब में भी जरूरत है। पंजाब के बगैर मरकजी हुकूमत मेरे ख्याल से उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो अब देखिए मियां साहब जरदारी साहब को दे क्या रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सारी डील होगी। लेकिन मुझे तो अभी भी पता नहीं क्यों लगता है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इकट्ठी नहीं होगी। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, लगारी साहब से शुरू करें आखिरी में। चलिए लगारी साहब से शुरू करते हैं। लगारी साहब, क्योंकि अब वो आप मैं उधर से शुरू करते हैं, इधर से तो मुझे समझ नहीं आती, सेंटर से आप पता जरा डॉक्टर साहब इतना बोले कि वो भी मजबूर हो गए काम करते हैं। मुझे लगता है आपको गुस्से वाली बात करने वाले आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। डॉक्टर साहब भी मजबूर हो गए कि आप इधर ही आ रही हो उधर ही जा रही हो। शिराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए आया हूं। हां ठीक है, चलिए तो बराबर टाइम दिया। मुझे गुस्सा नहीं आता डॉक्टर साहब, आपको मजा नहीं आ रहा? गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। चलिए तो बहुत प्यारी बात है माशाल्लाह, बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। गुस्सा नहीं आता, थोड़ा सा आता है। बड़े प्यारे हमारे भाई हैं शिराजी साहब। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आपसे शुरू करती हूँ। आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मीर का बड़ा इम्तिहान है। अब मैं इतने ज़ोर से बात इसलिए कह रही हूँ कि ये आज़ाद उम्मीदवार जिस पार्टी से आए हैं, इन्होंने हमेशा ज़मीरों पर तनकीद की, लोगों की पगड़ियाँ उछाली, हमारे यहाँ जो एक सियासी निज़ाम है उस पर खुलकर तनकीद की, और एक नए पाकिस्तान की बात की, तब्दीली के नारे लगाए, फिर इनको मौका भी मिला। उसके बाद इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, और फिर इनका ये जो एंड था वो भी आपने देखा, जब इस तरह हुकूमत इन्होंने खुद ख़त्म की, गलतियों पे गलतियाँ, 2 असम्बलियाँ खुद ही तोड़ दी, फिर ब्लंडर्स पे ब्लंडर, फिर 9 मई का वाक़या भी आपके सामने था। अब आज़ाद हैसियत से इस पार्टी से जुड़े जो लोग अब आज़ाद हैसियत से लड़े हैं, अब इनके नज़रिए कहाँ जाएंगे, इनके ज़मीर कहाँ जाएंगे, जो ये सारी अपनी थ्रू आउट कैंपेन करते रहे या अपनी सियासत करते रहे, प्रैक्टिकली बातें करते रहे, अब ये दावे जो इनका इम्तिहान होने जा रहा है। अगर ये आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीछे से तो पीछे आए हैं, अगर ये PMLN के साथ मिल जाते हैं तब भी ज़रा बता दें इनका नज़रिया कहाँ खड़ा है, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते तब भी नज़रिया कहाँ खड़ा है। देखिए, एक तो किसी भी सियासी जमात का नज़रिया जो है ना वो इख्तिदार। सर ये ज़रा डिफरेंट जमात थी ना। मैं मुझे ज़रा बोलने दीजिए। किसी भी सियासी जमात, अगर आप ये कहती हैं कि जी आज़ाद टूट जाते हैं यहाँ, तो पार्टी वाले टूट जाते हैं, है ना। सर ये तो अपने आप को समझते थे ना। नहीं, असेंबली में देखें, सेनेट में देखें, क्या बेनज़ीर साहबा का अदम एतमाद के ज़माने में आपने देखा नहीं क्या हुआ है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आपने देखा नहीं है क्या हुआ है? तो मसलन कहने का कौन सी ऐसी सियासी जमात है, मैं अगर डिटेल में जाना चाहूँ, क्रिएशन कहाँ से है, कहाँ से कंट्रोल चलता है, क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो दावा करते थे ना हम तो वखरे हैं, नहीं हम तो बड़े डिफरेंट हैं, हर पार्टी करती है, हमारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, हम ही तो आए तो तब्दीली लाएंगे। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो लड़े हैं इलेक्शन, वो बड़े कस्मा पुरसी से लड़े हैं। इनका पार्टी सिंबल छीन लिया गया, इनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, वोट भी पड़ा, और इनके पूरी की पूरी पार्टी नहीं सही है। बोले, आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। कह रहे मजलिस ना पड़े ना वही, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा फिर इतनी कुर्बानी, अगला सवाल पे पार्ट बी भी ले लेना, सवाल का पार्ट बी ये एक आपने जवाब दे दिया, पूरा नहीं हुआ है, मैंने उसका सवाल नहीं सुना था मजलिस, वरना तो मैं बता देता कहाँ मजलिस होती रही है। अगर लगारी साहब 5 मिनट रह गए, मैंने कहा सबको टाइम मिल जाए। पार्ट बी फिर ये जरा जल्दी से 30 सेकंड में बता दें कि फिर अब इनके ज़मीरों का इम्तिहान है ना, बड़ी लंबी जंग लड़ी जी, आपने हालात भी बता दिए, बेचारे सिंपैथी वोट निशान छीन लिया, अब या PMLN के साथ मिल जाएगी पीपल्स पार्टी का ज़मीर किधर गया? आपको कमजोर लोगों का ज़मीर नजर आ रहा है जो बहुत ताकतवर समझते हैं अपने आप को। सर फिर कहना छोड़ देना, आप बताएं, फिर कहना छोड़ देना, ये आज़ाद उम्मीदवार कहना छोड़ दें कि हम मुख्तलिफ हैं, हम नजरियाती हैं, हम PMLN से मुख्तलिफ हैं। कौन सा पार्टी कहती है मैं नजरियाती नहीं हूँ? मुझे बताएं ना कौन सी। इस पार्टी ने तो हद से ज्यादा खुद को के लिए सर माजरत के साथ आप मुझे कहने दें कि देखिए एक जुमला कह दूं उसके बाद आप चली जाएं। मसला ये है
कि कमज़ोर को मारने का तरीक़ेकार तो आता है, हालांकि सारे ज़िम्मेदार हैं, कोई नज़रियाती नहीं है, ये सब पब्लिक प्राइवेट कंपनी है जो पाकिस्तान में है। कौन सी जमहूरियत, कौन सी नज़रियात, किस जमात के पास नज़रियात है ज़रा बता दें, और जिसके पास है नज़रियात वो बेचारी बाहर है। आपने ज़मीर के सौदे की बात की है, एक जुमला इनवेरिएबली हर सियासतदान के मुंह से आपने फिजा सुना होगा, उसूल पे समझौता नहीं करूंगा, आइन मुल्क की सलामती पे मैं समझौता नहीं करूंगा, आइन गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं करूंगा और ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा। और आपने देखा कि मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ये चारों काम कर रहे होते हैं। लिहाजा सारी सियासी जमातें, सारी सियासी जमातें और सियासी लीडर, लिहाजा ये आप सवाल ही ना करें। यानी जो ये कहते हैं लगारी साहब, जो ये कहते हैं हम नहीं करेंगे वही करके दिखाते हैं। सब नंगे माजरत के। एक दफ़ा 37-38 साल पहले 4 जमातों का इत्तेहाद हो रहा था, ANP बन रही थी और NDP मजदूर किसान पार्टी, अवामी तहरीक और PNP का इत्तेहाद बन रहा था। तो कुछ लोग मीर गौस बिजंजो को छोड़कर खान अब्दुल वली खान के पास जा रहे थे। तो मैंने पूछा बिजंजो साहब से, जनाब आप इस पर कुछ कमेंट करें कि आपके लोग छोड़कर जा रहे हैं। वो हमारे लेफ्ट विंग के इंतहाई कॉमरेड्स लोग थे। बड़े। तो उन्होंने कहा कि वली खान से आपकी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा कि जिन लोगों को आप हमारी पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो आप गीने हैं, वो आप गीना सिफत हैं, टूट जल्दी जाते हैं। तो जो भी इनको ले वो ये ज़रूर सोच ले कि वो आप गीने हैं जो इस पार्टी में हैं, और चाहे वो पीपल्स पार्टी के पास जाएं या वो जाएं उनके पास PMLN के पास, वो आप गिने रहेंगे, दुखी बहुत होंगे। तो जब दुखी होंगे लोग तो वो उनकी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा दुखी। बस आखिरी 30 सेकंड जी। शॉर्टकट मैं तो ये समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर वैसे मेरा ये सवाल है, वैसे सवाल भी है जवाब भी है कि आया ये लोग किसकी खिदमत के लिए आए हैं? बड़ा मतलब अजीब सी सिचुएशन है, अपने बच्चों की, अपने ख़ानदानों की। जो जमातें अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं ला सकी, तो देखिए एक पॉलिटिकल इंडस्ट्री है जिसके अंदर ये इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। लगाई साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इनमें से जितने लोग थे उनकी हैसियत नहीं, मैं कहता हूँ इनमें जितने लोग थे उनका स्टैंडर्ड क्या था, वो कहाँ थे, आज कहाँ है। पाकिस्तान गरीब का गरीब रह गया। आज का गरीब बेचारा आम शहरी जो है वो भूखा है, नंगा है, उसके पास तालीम नहीं है, उनके पास जो है वो खाना नहीं है, उनके पास घर नहीं है, इनके पास क्या कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम क्या सवाल करते हैं कि जी ये क्यों इक़्तिदार चाहते हैं? ये इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार चाहते हैं और मेरे ख्याल में इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ममालिक में जाके कुछ भी नहीं कर सकते, इलाज बाहर से करवाते हैं। आपका सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बनवाते जहाँ पे अपना इलाज करा लें। इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये नजरियात की जंग नहीं है, ये सिर्फ और आपने बड़ी खूबसूरती से कहा, आपने कहा कि बात ये तो शाम साहब ने ये पैसे की जंग है, इक़्तिदार की एक लिहाज से जंग है। जब इक़्तिदार आएगा तो पैसा भी आएगा। ठीक है, तो इसकी जंग है भाई, और कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं। ठीक है जी, तमाम एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।